हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप लोगों का स्वागत करता है एक और नई सीरीज में जिसका नाम है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों इसका एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ के लास्ट में, यानी कि 20 मई के आसपास इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसका हम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। बेसिकली CUET में अगर मैं आपको बताऊं तो CUET में आपके 3 पेपर हैं। जो पहला है वो लैंग्वेज का है जो सभी के लिए कॉमन है। दूसरा जो है वो डोमेन का है, वो हर किसी स्ट्रीम के हिसाब से जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट चुने होंगे उसके हिसाब से। और तीसरा जर्नल है। तो ये सीरीज आपके जो थर्ड वाला है, जो जर्नल एप्टीट्यूड वाला जो टेस्ट है, जर्नल वाला जो थर्ड वाला, उसके लिए प्लस ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ही होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 साइट आपकी दे रखी है। 4 साइट में अगर हम जंतर मंतर को छोड़ दे तो बाकी तीनों आपके 1983 में, ठीक है, बाकी तीनों आपके 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुन चुके हैं, चुने जा चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें रेड फोर्ट की, तो रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाई थी। और अधिकांश जो मोन्यूमेंट का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। अगर हम बात करें हुमायूं टॉम की, तो आपके अकबर ने हुमायूं टॉम को बनवाया था। हुमायूं आपके बाबर के बाद, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे थे 1530 से लेकर 40 तक, और फिर 55 से लेकर 56 तक। ठीक है, 1555 से लेकर 56 और 1530 से लेकर 1540 तक। ठीक है, हुमायूं गद्दी पे बैठे थे। सूरी डायनेस्टी के शेर शाह ने इनको बैक टू बैक 2 युद्ध में हराया, और उन 2 हार के बाद ये यहां से अफगान शासक सफाद शाह के यहाँ, जहां पर इन्होंने शरण ली, और ये वापिस आते हैं, सूरी डायनेस्टी को हटाते हैं, खुद से गद्दी पे बैठ जाते हैं। लेकिन 1 साल के बाद ही इनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद महज आपकी 13-14 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठते हैं, और उन्होंने निर्माण कराया था हुमायूं टॉम्ब का। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें, तो कुतुब मीनार का निर्माण की जो शुरुआत कराई थी, कुतुब मीनार के जो निर्माण की शुरुआत करी थी, वो करी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके एक गुरु थे, ठीक है, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, उनको डेडिकेटेड करते हुए इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। लेकिन इनकी 1211 में पोलो खेलते हुए, उसको चौगान बोलते थे, उसमें इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठे थे। और लास्ट में इसका एक फ्लोर जुड़वाया फिरोज तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद इसका एक फ्लोर जुड़वाया किसने? फिरोज तुगलक ने। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। मामलुक डायनेस्टी से थे ये, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं। तो पहली डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपके मोहम्मद गोरी के एक गवर्नर थे। मोहम्मद गोरी के एक गवर्नर थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और पहली राजधानी इन्होंने बनाया लाहौर को। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने राजधानी दिल्ली नहीं बनाई थी,
उन्होंने राजधानी बनाई थी लाहौर। फिर दिल्ली को सबसे पहले बनाया था इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 4 वेदास इन हिंदुइज्म आइडियोलॉजी, which one of the following Vedas contains sacrificial formulates। तो अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में 4 धर्म है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, ठीक है, जिसको अर्ली वैदिक एज पे लिखा गया था, बाकी को आपका लेटर वैदिक एज में लिखा गया था। अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में कुछ म्यूजिकल नोट्स थे और इसको संगीत की पहली पुस्तक माना जाता है सामवेद को, ठीक है, सामवेद को माना जाता है संगीत की पहली पुस्तक। ऋग्वेद में कुछ मंत्र थे जो मनुष्य के वेलफेयर के लिए थे, भलाई के लिए थे, कुछ मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए थे। और कुछ इसमें 1028 आपके मंत्र थे, ठीक है, जिन्हें हिम्स कहते हैं। और जो ऋग्वेद था वो आपका 10 मंडल में विभाजित था, ठीक है, 10 मंडल में विभाजित था, जिसके 10वें मंडल में मेंशन है किसका, वर्ण व्यवस्था। अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद में मेंशन था कुछ कर्म कांड का, रिचुअल्स का, ठीक है, कर्म कांड का, रिचुअल्स का वर्णन था यजुर्वेद में। और अर्थवेद बात करता था जादू टोने की, ट्रीटमेंट की, इलाज की, ठीक है, जिसकी आगे चल के एक ब्रांच आयुर्वेद है, ठीक है। तो अर्थवेद हो गया इलाज के लिए, यजुर्वेद हो गया आपके कर्म कांड के लिए, रिचुअल्स के लिए, ऋग्वेद हो गया लोगों की भलाई के मंत्र, और सामवेद हो गई संगीत की पहली पुस्तक जिसमें कुछ म्यूजिकल नोट्स थे, यानी कि किस तरीके से पढ़ा जाना। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज की बात देखें तो अगर हम बाकी चीज की बात देखें तो अगर वेद पूछे तो वेद की संख्या 4, वेदांग पूछे तो वेदांग की संख्या 6, ठीक है, पुराण पूछे तो पुराण की संख्या 18, उपनिषद पूछे तो उपनिषद की संख्या 106। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 106 उपनिषद। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें वो कह रहा है विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर लिखा है कि इंडिया टेरिटरी का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो तब आपका आंसर आएगा कन्याकुमारी। अगर साथ में ये भी लिखा हो कि भाई इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ लैंड पर, तो तब आपने लगाना है कन्याकुमारी। अगर पूछा हो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, और चाहे वो आपका वोटर में भी हो, सिर्फ इतना लिखा है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, लैंड नहीं लिखा है, तब आपने कहना है इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। तो लैंड पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, और ऑल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द कैनाल दैट कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। तो देखो अगर हम इनकी बात करें तो जो पनामा स्ट्रेट है, ठीक है, पनामा स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से करती है पनामा स्ट्रेट अलग। स्वेज कैनाल आपकी 1869 में ओपन हुई थी, जिसने जो यात्रा थी उस यात्रा को कम कर दिया था। पहले अफ्रीका के नीचे से घूम के एशिया में आना पड़ता था यूरोपियन कंट्री को, अब वो क्या करते थे, स्वेज कैनाल खुलने के बाद इजिली यहां पर आ जाते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना है स्वेज कैनाल। तीसरा कह रहा है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या करता है, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है
पाक स्टेट। श्रीलंका की अगर राजधानी पूछे तो लेजिस्लेटिव यहाँ की राजधानी है आपकी जयवर्धने कुटे, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव राजधानी है यहाँ की कोलंबो। तो उसी हिसाब से आपने आंसर लगाना है। पूछे कि किस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जूझ रहा है, तो श्रीलंका जूझ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है आपकी साइबेरियन। नेक्स्ट कह रहा है साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। ठीक है, तो देखो भाई उसने वेस्ट कोस्ट पूछा है, अगर ईस्ट कोस्ट पूछता तो कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है आपका ईस्ट में, चेन्नई के पास, जहां पर लौटते हुए मॉनसून से बारिश होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि लौटते हुए मॉनसून से बारिश किस जगह पर होती है, तो लौटते हुए मॉनसून से बारिश होती है आपकी कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई के पास। ठीक है, इसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो डिसकंटिन्यूअस है, उनके बीच में गैप है, जबकि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका मालाबार कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका नॉर्दर्न सिरेजस। तो मालाबार कोस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ द सोइल इज फॉर्म्ड बाय। तो देखो भाई चट्टाने तीन तरह की होती है। पहली कौन सी चट्टाने, ये धरती है, धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, इस टेम्परेचर पर चट्टाने, जो धरती के नीचे चट्टाने है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, पिघल कर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, नीचे से प्रेशर लगता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। अगर ये पृथ्वी की सरफेस पर आ जाती है तो उसे कहते हैं लावा, अगर ये धरती के नीचे ठंडा हो जाता है तो उसे कहते हैं मैग्मा। जब ये लावा ऊपर तो सरफेस टेम्परेचर आपका कम है, तो टेम्परेचर कम है तो ये पिघली हुई चट्टाने जम जाती है, तो इस तरह की चट्टानों को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इस तरह की चट्टानों को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ठीक है, जो लावा से बनी है, वोल्केनो से बनी है, उन्हें हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब जब ये इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब हवा, पानी, हमारी हरकतें, ह्यूमन की एक्टिविटीज, ठीक है, ये क्या करती है, इस इग्नियस चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, जिन्हें सेडिमेंट कहते हैं, और ये सेडिमेंट आगे चल के इकट्ठे हो जाते हैं और बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि किन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स मतलब डेड रिमेन्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स के डेड रिमेन्स किस चट्टानों में पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री चट्टानों में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री जो चट्टान है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है अपर लेयर ऑफ सोइल में। कौन सी चट्टान सबसे ज्यादा पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। फिर मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, तो मेटामॉर्फिक बनती है जब चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, इन पर एक तो टेम्परेचर बदल गया, दूसरा प्रेशर बदल गया, तो या तो तापमान के बदलने से या दाब के बदलने से इग्नियस चट्टाने भी और सेडिमेंट्री चट्टाने भी बदल जाती है, किसमें, मेटामॉर्फिक चट्टानों में। ठीक है, किसमें बदल जाती है, मेटामॉर्फिक चट्टानों में। नेक्स्ट कह रहा है वो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या है, तो बायो जहां पर मीनिंग आ जाता है वहां होता है लाइफ। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से, एनिमल के इफेक्ट से, ठीक है, चट्टाने आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, कोई भी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही जोड़ दिया है। ठीक है, यहां पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट कह रहा है औरंगजेब, द सिक्स्थ मुगल एम्परर who ruled over almost the entire Indian subcontinent for a period of 49 were succeeded by। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी की, तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना 1526 में बाबर ने करी थी। ठीक है, 1526 में बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में पहली बैटल हुई थी,
जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। मुगल आपके दो फेमस डायनेस्टी, मदर की साइड से चंगेज खान और फादर की साइड से तैमूर लंग, ठीक है, दो खूंखार डायनेस्टी से थे ये बाबर। और 1526 से लेकर 1530 तक इन्होंने शासन करा। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। काबुल में इनका मकबरा है बाबर का। इनके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे। हुमायूं ने 1530 से 1540 एक बार, 1555 से 1556 एक बार, ठीक है। बीच में शेर सूरी डायनेस्टी ने करीब 15 सालों के लिए भारत पे शासन किया। जीटी रोड बनवाई, ठीक है। पूछ लेते हैं जीटी रोड किसने बनवाई थी, तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी, 15 साल तक शासन किया था। तो बीच में क्या होता है, यहाँ पर हुमायूं भारत से बाहर रहते हैं और 1555 में दोबारा आके वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद अकबर ने शासन किया, ठीक है। 13-14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए, 13 साल की उम्र में। दूसरा अकबर से क्वेश्चन पूछते हैं, गार्जियन कौन थे, क्योंकि उम्र छोटी थी। तो बैरम खां इनके गार्जियन थे, जो इनके बिहाफ पर शासन संभालते थे। अकबर से एक क्वेश्चन आता है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 1576 में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप के साथ। नौ रत्न इनके दरबार में थे, जिसमें तानसेन हो गए जो एक गायक थे, बीरबल जो मंत्री थे, इसके अलावा रहीम खान खाना, ठीक है, अबुल फजल जो हिस्टोरियन थे, राजा मानसिंह जो सेनापति थे, ठीक है, मुल्ला दो प्याजो। इस तरीके से क्या थे आपके नौ रत्न थे अकबर के दरबार में। अकबर से रिलेटेड एक और चीज याद रखनी है, इन्होंने क्या किया था, एक नया धर्म बनाया था, दीन इलाही, और एक नई सेकुलर पॉलिसी करी थी, जिसमें सभी धर्मों के विद्वानों को ये बुलाते थे। कौन सी? वो थी आपकी सुलह कुल, सुलह कुल। इसके अलावा इनके जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने आपकी अकबरनामा लिखी है, ठीक है, जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं। इसके बाद अकबर के बाद 1605 में गद्दी पर बैठे आपके जहांगीर, जिनका बचपन का नाम सलीम भी था। जहांगीर से रिलेटेड याद रखने, न्याय की जंजीर किस शासक ने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी। पेंटिंग का शौक किस मुगल राजा को था? जहांगीर को था। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठे, जिन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनवाए 1627 में, जिसमें दिल्ली का लाल किला, देखो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली को राजधानी बनाई, पहले आगरा में थी, शाहजहानाबाद नाम से। जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली वाली। इसके अलावा और काफी सारे इन्होंने मॉन्यूमेंट बनवाए। ताजमहल बनवाया आगरा का, ठीक है, अपनी वाइफ मुमताज के लिए, मुमताज की याद में। शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो लास्ट मुगल पावरफुल माने जाते हैं, जिन्होंने अपने भाई दारा सिक्को को मारा था, ठीक है, बैटल ऑफ सांबर कोस में अपने भाई को मार दिया था। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा सिकोई थे, जो एक सेकुलर व्यक्ति थे, जबकि औरंगजेब हिंदुओं से काफी नफरत करते थे। जिंदा पीर उनको कहते थे, सिंपल तरीके से रहते थे, कभी वाइन का प्रोडक्शन कंजप्शन नहीं किया, धरती पर सोते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे। लेकिन हिंदुओं के प्रति उनका जो नजरिया था वो ठीक नहीं था। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था और अपने भाई, चारों भाइयों को मार दिया, दारा सिकों को भी मार दिया, और शाहजहां को आगरा में के किले में बंद कर दिया था। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए सारे कमजोर थे, और धीरे धीरे जो गवर्नर थे, ठीक है, वो मुगलों पर हावी होते चले गए। अल्टीमेटली 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर ने कैद किया और रंगून में भेज दिया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यूजियम। म्यूजियम जो थे वो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठे थे। चलो नेक्स्ट कह रहा है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड द इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, आईसीएस पास करने वाला
सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने आईसीएस पास किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बाकी चीज आपने याद रखनी है। एक तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा इन्होंने 1939, 38 और 1939 2 साल तक ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। महात्मा गांधी को पसंद नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, इस वजह से उसने त्रिपुरी सेशन में जब ये दोबारा से आपके प्रेसिडेंट बने तो गांधी नाराज हो गए। वो पट्टाभी सीतारमन को बनाना चाहते थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखे, एक और चीज जो आपको कंफ्यूजन रहता है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी। लेकिन आजाद हिंद फौज की कमांडर जो संभाली थी आगे, वो किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाली थी। 23 जनवरी को 23 जनवरी को इनका बर्थडे आता है, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, ठीक है। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे आता है, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथे की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको गीतांजलि के लिए, ठीक है, कि जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल मिला 1913 में। इसके अलावा इनके पास इनको ना नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है, जो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था, नाइटहुड की उपाधि को। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ एक ही आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, वो था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने क्या किया था? एक ही आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पेशावर है, ठीक है, पेशावर है, वो किसके पास है, ठीक है, पेशावर के नजदीक कौन सा पास है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो हिमालय से भी परे है वो ट्रांस हिमालय। तो जो काराकोरम रेंज है हिमालय के पहाड़, जो काराकोरम रेंज है वो ट्रांस हिमालयन रेंज कहलाती है। तो उसी के पास ही पड़ता है आपका पेशावर। नेक्स्ट है गारो एंड खासी आर द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो बेसिकली मेघालय में आपकी 3 चोटियां पड़ती है, गारो, खासी, जैंतिया। और ये जो नाम पड़ा है, ये 3 ट्राइब के नाम पर पड़ा है, और ये यहाँ की भाषा भी चलती है। तो गारो खासी कहाँ पर चलती है? मेघालय में। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, कोनार्ड संगमा यहाँ के सीएम है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय में एक जगह है मानसिनराम, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसिनराम में होती है। चलो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा? तो माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है आपका? सागर माथा है।
माउंट एवरेस्ट का नाम जो पड़ा है वो सर्वे जनरल थे एक आपके जियोर्ज एवरेस्ट, जियोर्ज एवरेस्ट, ठीक है। जियोर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। और पहले इसका नाम था पीक 15, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था आपका? पीक 15 था। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें 8,848 पहले थी, अब ये कितनी हो गई है? 8,850, ठीक है। क्योंकि हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। तो जो नीचे से जो ये प्लेट है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इस वजह से इसकी हाइट भी बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो देखो अगर हम बात करें पहले यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है वो किस किस से मिलके बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, मैक्सिमम सीट इसमें 250 होती है, जिसमें से 238 में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि हमने लोग वोट डालते, जो हमने चुन के भेज दिए वो वोट डालते, और 12 को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नॉमिनेट करते राज्यसभा में। राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल का, इसी वजह से इसको कॉन्टिन्यूअस हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस हाउस है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। 550 इसमें से सीट है, जिसमें करंट सर्कुलेशन में 545 है। अभी तक एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व होती थी, उनको हमने खत्म कर दिया। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सभी 18 प्लस लोग वोट डालते हैं। और राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं, जबकि लोकसभा के जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर। ओम बिरला फिलहाल स्पीकर है। स्पीकर के अगर हम चुनाव की बात करें, पहले तो अपने याद रखना स्पीकर का चुनाव होता है जब सदन का पहला सेशन होता है, तो उस टाइम पर हम एक फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत प्रोटम स्पीकर चुनते हैं। ये प्रोटम स्पीकर क्या करता है? ठीक है, प्रोटम स्पीकर क्या करता है? चुनाव कराता है और वहां से स्पीकर चुने जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि स्पीकर के लिए कौन वोट डालेगा? तो जब ये लोकसभा के लिए है तो ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा इसमें वोट डालेंगे। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो जो पाणिनि है, पाणिनि को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रामेरियन कहा जाता है किसका? संस्कृत लैंग्वेज का। और क्या क्या नाम आया? कालिदास। कालिदास की बुक पूछ लेंगे, ठीक है। तो कालिदास की एक तो मेघदूत, मेघदूत, देन रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, विश्वामित्र, विक्रमादित्य, ठीक है। राजा विक्रमादित्य के ऊपर एक लिखी थी इन्होंने बुक, ठीक है। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये इनकी कुछ बुक है। इसके अलावा ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कालिदास सम्मान कौन से राज्य की सरकार देती है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार जो है वो आपकी कालिदास सम्मान पुरस्कार देती है। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेमस पोइट कालिदास लिव इन द कोर्ट ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये गुप्ता डायनेस्टी से है। तो जो कालिदास रहते थे वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य इनका रियल नेम था, विक्रमादित्य का इन्होंने टाइटल लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी से है। गुप्ता डायनेस्टी के अगर मैं बाकी क्वेश्चन की बात करूं तो फाउंडर थे श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं,
सोने के सिक्के सबसे पहले गुप्ता शासकों ने ही चलाए थे। वैसे तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, लेकिन भारतीयों के अंदर सबसे पहले गुप्ता शासकों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। तो श्रीगुप्त फाउंडर हो गए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने महाराज धीराज का टाइटल लिया था, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। इसके अलावा मेहरौली पिलर बनाया था। समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनकी जो इमेज है वो वीणा बजाते हुए दिखती है, यानी कि म्यूजिक डिवेटेड किंग इनको माना जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और जो हरिसेन थे, हरिसेन दरबारी लेखक हरिसेन, ठीक है, वो इनके दरबार में ही थे। अगर हम बात करें कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के लिए एक चीज फेमस है बस, कार्तिकेय की पूजा। कार्तिकेय की पूजा, ठीक है, कौन सा गुप्ता किंग ने शुरू की थी? तो कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। चाइनीज ट्रेवलर, ठीक है, हुवेन त्सांग, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर हुवेन त्सांग इनके दरबार में आए थे, और कालिदास भी इनके दरबार में थे। चलो नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाँ एक क्वेश्चन आता है कि गुप्ता को रिप्लेस किया किसने किया था? तो हुंस जो थे, हुंस, ठीक है, हुंस ने अटैक किया था, ठीक है। तो हु रिप्लेस गुप्तास? तो हुंस रिप्लेस गुप्तास। नेक्स्ट कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर? तो पहले अगर हम अलेक्जेंडर की बात करें, तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। झेलम नदी पार कर ली थी, व्यास नदी पार करने वाला था उससे पहले ही। इसका मनोबल टूट गया, सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया, ये वापस लौटना चाहता था, लेकिन इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर मना कर रहा था। उसी समय पर भारत में नंद डायनेस्टी शासन कर रही थी। नंद डायनेस्टी ने अपमान कर दिया तक्षशिला के गुरु चाणक्य का। चाणक्य ने एक लड़के को ट्रेंड किया, चंद्रगुप्त को, जिसने नंद डायनेस्टी के धनानंद को हरा दिया, जिसने सिकंदर से लड़ने से मना कर दिया था। मगध उस टाइम पर सबसे फेमस होता था। यहां पर सिकंदर की लड़ाई पोरस से भी होती है, ठीक है, सिकंदर की लड़ाई पोरस से भी होते हैं। पोरस हार गया था, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसको साम्राज्य वापस कर दिया। फिर अगर हम बात करें, तो विश्व विजय के लिए सिकंदर निकला था, सब कुछ जीत लिया था, लेकिन व्यास नदी से वापस लौट गया। तो अगर हम बात करें कि यहां पर किसको सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है, ठीक है, तो भाई आपके एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, क्या थे? आपके एक शासक थे, जिन्होंने क्या किया था, आपका बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आपके सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं। 3 लाख की सेंट्रलाइज सेना थी, पहली प्रोफेशनल सेना इनके दरबार में देखने को मिलती है, इनके पास ही देखने को मिलती है। 3 लाख की सेंट्रलाइज सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है, और काफी हार शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल डिजास्टर, तो अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर है, बिल्कुल है। फ्लड भी है, वोल्केनिक इरप्शन भी है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपने याद रखना है कि अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सीस्मोलॉजी। जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को नापते हैं वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को नापते हैं वो कहलाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। इसको नापा जाता है 2 स्केल पर, एक मर्सिली स्केल होती है, एक रिएक्टर स्केल होती है। रिएक्टर स्केल, जिसे रिचर स्केल भी कहते हैं, वो नापती है इसके मैग्नीट्यूड को। रिचर स्केल नापती है इसके मैग्नीट्यूड को, जबकि मर्सिली स्केल नापती है इसकी इंटेंसिटी को, कितना ये तेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लड की, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, ड्रेनेज रुक जाता है, तो फ्लड आ जाती है। वोल्केनिक इरप्शंस की बात करें, तो धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो चट्टाने पिघल जाती है, चट्टाने पिघल जाती है, लिक्विड होके ऊपर की तरफ आती है। अगर धरती के ऊपर आ गई तो लावा, धरती के नीचे ठंडी हो गई तो मैग्मा।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय विद इन इंडियन टेरिटरी, तो यहां पर टर्म आया है इंडियन टेरिटरी भी होना चाहिए। देखो सबसे ऊंची पीक तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है, वो नेपाल में है, जिसे पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसे कहते हैं नेपाल में सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। तो इसका जो सही आंसर है वो नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो सोन भी है, गोमती भी है, यमुना भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। ठीक है, गंगा की बात करें तो गंगा आपकी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, गोमुख जंगह हो गई। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तराखंड का, और यहां पर इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी। आगे जाके जब ये भागीरथी चल रही होती है तो इसमें अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा इसमें मिल जाती है किस जगह पर, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से इसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा। गंगा हरिद्वार में, हरिद्वार से मैदानों में एंटर करती है, 2525 इसकी लेंथ है। ये भारत के 4 राज्य है, उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल, इनमें बहती है। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र जो, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसमें मिलकर ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525। कानपुर के पास ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। गंगा पर बसने वाले शहर इलाहाबाद, पटना। ठीक है, इलाहाबाद पटना 2 फेमस शहर क्या है जो आपके गंगा के किनारे हैं। इसके बाद इसके अलावा इलाहाबाद, पटना, कानपुर, ठीक है, ये सारे आपके गंगा के किनारे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो आपकी बंदर पुंज, बंदर पुंज नामक जगह है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये लगभग पैरेलल चलती रहती है गंगा के। इलाहाबाद में जिसको संगम भी कहते हैं, वहां जाकर ये गंगा से मिल जाती है। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है आपका, प्रयागराज। नेक्स्ट है प्लांट विच फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ आर कॉल्ड। तो जो एक बार ही, ठीक है, एक अपनी लाइफ में जिनमें एक बार ही फल आता है, उन्हें मोनोगैमस कहते हैं, मोनोगैमस। नेक्स्ट कह रहा है विच मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसमें माइक्रोब्स काम कर सके और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सके। तो जो पेपर है, पेपर पे आप जानते होंगे, पेपर में माइक्रोब्स का असर होता है। अगर नमी में डाल दोगे पेपर गल जाएगा, कुछ दिन छोड़ दोगे तो उसका कलर उड़ जाएगा। तो जिस पर माइक्रोब्स का असर हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है पेपर। रिवर दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर इन इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है गंगा को क्या कहा जाता है, नेशनल रिवर कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा को याद रखना है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है ये, अमरकंटक पठार से नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ गिनी चुनी नदियों में से आती है नर्मदा। गंगा के बारे में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। अगर हम गोदावरी की बात करें, ठीक है, तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी, और साउथ की गंगा भी कहा जाता है किसको, गोदावरी को, क्योंकि साउथ इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है। नॉर्थ इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा, साउथ इंडिया की आपकी गोदावरी। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु इनॉग्रेटेड द ग्रो मोर ट्री कैंपेन इन जुलाई 1950। 1950 में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का जो काम किया था वो किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे बेसिकली फेमस है भूदान आंदोलन के लिए, भूदान आंदोलन के लिए। तो भूदान आंदोलन क्या है कि भाई लैंड डोनेट कर दो, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो
जिसके पास जमीन नहीं है उनको क्या कर दे, अपनी जमीन दान कर दे। इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। के मुंशी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा 1929 का लाहौर का वो सेशन जिसमें हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी, उस सेशन के हेड यही थे। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी का नाम भी एन ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इनके कुछ लेटर थे जो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे, वो भी बहुत फेमस है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी ही बुक है। इसके अलावा इन्होंने जो डैम है उनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल को कहा जाता है आपका लौह पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है। 21 अक्टूबर को इनका बर्थडे आता है, जिसको मनाया जाता है किस रूप में, यूनिटी डे के रूप में, नेशनल यूनिटी डे के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल के बर्थडे को मनाया जाता है। और इन्हें भारत के मैकवेली भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एकीकरण किया था भारत के जो 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था, उसकी बहुत सारी रियासतों को इन्होंने इकट्ठा करके, ठीक है, भारत में मिलाने में मदद करी थी। चलिए नेक्स्ट है एक गीता रहस्य। नेक्स्ट है हु कॉल्ड महात्मा गांधी अ हाफ नेक्ड फकीर, ठीक है। तो विस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, महात्मा गांधी को, ठीक है, अधनंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर लोग इन्होंने पढ़ाई करी थी, अफ्रीका प्रैक्टिस के लिए गए थे, जहां पर इन्होंने बोयर युद्ध में घायलों की मदद के लिए इनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। 9 जनवरी 1915 को ये लौट कर आए, जिसको भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है 9 जनवरी को। इसके अलावा इन्होंने भारत में आकर सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद 3 आंदोलन चलाए। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। चलिए इसके अलावा हिंद स्वराज इनकी द्वारा ही लिखी गई बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बाकी यहाँ पर नाम है, विंस्टन चर्चिल जो आपको पता ही है पीएम थे उस टाइम पर, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय थे। और अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ। तो देखो हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, ठीक है, जिनका मेंशन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd चैप्टर में है। यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद वाली व्यवस्था। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, हमने किससे लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली है। अगर हम बात करें यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहते हैं, तो सोवियत संघ से हमने लिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यानी कि कर्तव्य। तो पहले क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पर स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भारत में लोगों की क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। और उनकी रिकमेंडेशन पर शुरुआत में उन्होंने रिकमेंडेशन 14 की दी थी, लेकिन 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई।
बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो फिलहाल फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी, ली है सोवियत संघ से, और इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51 के पार्ट ए में, और अगर पार्ट पूछे तो पार्ट 4 ए, पार्ट 4 है, आर्टिकल 51 है। आयरलैंड से अगर हम बात करें तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक इनका मेंशन है। ये बेसिकली सरकार को कुछ गाइडलाइंस है, कुछ सलाह है कि सरकार को कोई भी काम करने से पहले क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट अगर किसी के वोलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है। लेकिन अगर किसी के डीपीएसपी वॉलेट होते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि भाई फ्रॉम विच सिटी द रशियन रिवॉल्यूशन बिगिन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन आपकी कहां से शुरू हुई थी? तो 1917 में। ठीक है, रशिया में आपकी एक रिवॉल्यूशन हुई थी, किसके खिलाफ? जार के खिलाफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत आपके किस शहर से हुई थी। तो ये थे हमारे आज के सीओईटी के क्वेश्चन सीरीज। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में